सुप्रभात, नमस्कार। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी इस कार्यक्रम का नाम है और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ऐसी शख्सियत के साथ आपके बीच आते हैं और आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी हमारे शख्सियत से दिलवाते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ अलग विषयों के ज़रिए आप तक जानकारी पहुंचाना हमारा मकसद होता है। और आज भी हम इसी तरीके से दो खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज की तिथि क्या है वो देख लेते। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 अश्विन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज है। दिन गुरुवार है, दिनांक 12 अक्टूबर 2023। तो ये आज की तिथि हमने आपको बताई। और इसके साथ साथ अगर हम तिथि की बात करें तो तिथि का भी अपना महत्व होता है और यही कारण है कि सुबह की शुरुआत तिथि के साथ की जाती है। और इसके अलावा शुभ विचार क्या कुछ कहता है, क्योंकि सुबह की शुरुआत बिना शुभ विचार के की जाए तो वो भी ठीक नहीं। तो शुभ विचार पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्या कुछ शुभ विचार कहता है। और शुभ विचार की बात करें तो जिसके पास धैर्य है वो जो कुछ इच्छा करता है प्राप्त कर सकता है। मतलब बड़ी बात है, जिसके पास धैर्य है वो जो कुछ इच्छा करता है वो प्राप्त कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं बड़ी बात भी है और यही कारण है कि आज हम शुभ विचार के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको पेशेंस जीवन में रखना है, धैर्य रखना है। आपके सामने कितनी भी मुश्किलें हों उसका भी हल निकलेगा, लेकिन आपको जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, विषय भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज की तिथि के बाद आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, क्या कुछ आज की तारीख में दर्ज है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1919 में विजया राजे सिंधिया जी की आज जयंती है, यानी उनका जन्मदिवस आज है। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेत्री थी और समाज सेवी भी थी वे। इसके अलावा 1967 की बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी का आज स्मृति दिवस है। जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो उन्होंने लड़ी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सन 2000 की तो आज ही के दिन अंतरिक्ष यान डिस्कवरी फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में प्रेषित किया गया था। इसके अलावा 2008 की अगर हम बात करें तो केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत बनी थी। इसके अलावा आज के दिवस की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्राकृतिक आपदा रोकथाम दिवस भी आज है। इसके अलावा विश्व डाक सप्ताह चल रहा है और राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस भी जो है मनाया जा रहा है आज के दिन। तो ये आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, आज के दिन क्या कुछ खास बातें हैं वो हमने आपको बताई। तो दर्शकों, ये हमारा कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। फ़ोन के ज़रिए आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो सवाल हैं, उनको जो है आप सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। और इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो ये नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए। 0755 ये भोपाल का कोड है। इसके अलावा 2660049 ये लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1800-233-0040। तो ये निःशुल्क नंबर है, इस पर भी कॉल करके आप सीधे तौर पर हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं। और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक हम बात करेंगे धम्म दीक्षा दिवस की, वहीं दूसरा विषय जो होगा हमारा वो विषय होगा हमारा मेरा दोस्त इंडिया पोस्ट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पोस्ट की बात करने वाले हैं, डाक विभाग की बात करने वाले हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ पवन कुमार दालमिया जी हैं, निदेशक हैं मध्य प्रदेश डाक विभाग के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इसके साथ साथ धम्म दीक्षा दिवस पर मेरे साथ अम्बेडकरवादी समाज सेवी विचारक जुड़ गए हैं, अभिमान सोनाने जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल। धम्म दीक्षा की अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर को एक अलग माहौल पूरे देश में रहता है। जी। और अगर हम अभी की बात करें तो मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर यहाँ पर मतदान की तैयारी हो रही है, जी। वोटिंग की तैयारी शुरू हो रही है। जी। तो
ये जो अधिकार है लोकतंत्र में मतदान का, समानता का, जी। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है। तो यहीं से हम शुरुआत करना चाहेंगे सर कि कैसे देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को आप, और जो ये अधिकार सभी को समानता का दिया, इससे कितना बदलाव देखने को? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लिया, बुद्ध की शरण में गए। ये एक उनका बहुत बड़ा अजूबा काम था जी, अजूबा कार्य था। उन्होंने करीब 14 अक्टूबर 1956 को जी 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी और स्वयं उन्होंने धम्म दीक्षा ली। जी तो उन्होंने करीब 21 वर्षों तक अनेक धर्मों का अध्ययन किया और अनेक संप्रदायों का, पंथों का अध्ययन किया, लेकिन अंत में उन्होंने पाया कि बुद्ध का जो धम्म है उसमें समानता है, न्याय है, स्वतंत्रता है, बंधुता है। तो क्यों न मैं इस धम्म को अपनाऊं, क्यों न इस धम्म की मैं दीक्षा लूं। तो उन्होंने फाइनली 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लिया। जी ये एक उनका विश्व में अजूबा काम है। जी और एक विशेषता मैं ये बता दूं जी कि बुद्ध के काल में भी एक साथ 5 लाख लोगों ने कभी धम्म दीक्षा नहीं ली। जी लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक इतिहास है कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों को एक साथ दीक्षा दी। ये एक उनका विश्व में अजूबा काम है। और दूसरा अजूबा काम है जी कि विश्व का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा संविधान जो है, भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया। जी और उसमें कुछ ऐसे अधिकार दिए जो आज भी हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, जी धम्म को, किसी भी धर्म को मानने, अपनाने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार। और एक सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं, वो है इस देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार। निश्चित रूप से जैसा वोटिंग कि का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। ये जी, बात जो है यहाँ जी, पर सोनवाने जी बता रहे जी। हैं। आगे भी हम चर्चा करेंगे। लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ डाक विभाग से भी जो है निदेशक मध्य प्रदेश डाक विभाग के मौजूद हैं, दालमिया जी, उनके पास चलेंगे। सर, डाक अपने नाम से ही समझ में आता है कि बात पत्रों की हो रही है, लेकिन अब डाक विभाग भी तेजी के साथ मॉडर्न हो रहा है, बदल रहा है। तो सबसे पहले यही चाहूँगा, क्योंकि अब पत्र आना जाना तो बंद हो गए हैं, पत्र लिखना भी लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन नाम वही है, डाक, पोस्ट। तो फिर वो दोस्ती वाली फीलिंग कैसे आ रही है? क्योंकि बात हो रही है मेरा दोस्त इंडिया पोस्ट, तो वो दोस्ती वाली फीलिंग कैसे अब आ रही है? क्योंकि पत्र तो आना जाना बंद हो गए, पत्र अब डिजिटलाइज्ड हो गए, मैसेज का रूप ले लिया। तो अब पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या काम है, महत्वपूर्ण रोल है, ये समझना चाहते। पोस्ट आज के दिन पे अगर आपके बीच कुछ लोग, अगर दो लोगों के बीच में डिस्टेंस की दूरी है, या डिजिटल दूरी है, या दिलों की दूरी है जी, ये तीनों दूरियां जो है पोस्ट आज दूर कर सकता है, अगर आपका साथ डाकिये के साथ है तो। अब पोस्ट विभाग वैसा विभाग नहीं रहा कि जो सिर्फ चिट्ठियां बांट रहा है। अब आज के दिन पे हम बैंकिंग सेवाएं भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस सेवाएं भी दे रहे हैं, और हमारे पास एक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है जिसके थ्रू हम लोन की सेवाओं भी पब्लिक को दे रहे हैं। तो ये सब बदलते युग के साथ हम भी अपने आप को बदल रहे हैं और नए नए सेवाओं को लेके आ रहे हैं। जी सर, नई नई सेवाएं तो आ रही हैं। जैसे आपने कहा कि पहले दिलों को जोड़ने की बात हो रही थी, लोगों का डिस्टेंस कम करने की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी को अपना तो लिया, लेकिन डाक विभाग अभी भी, जो हम देखते थे पहले कि हर जगह एक पोस्ट ऑफिस का ऑफिस भी होता था और एक पोस्ट बॉक्स भी होता था, लेकिन अब वो नज़र नहीं आता। तो अब डाक विभाग कैसे, कि आपने कहा बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम कर रहा है, तो ये सुविधाएं कैसे लोगों को मिल सकती हैं और कहाँ जाके लोग ले सकते हैं? देखिए, ये सभी सुविधाएं जो है, बैंकिंग की सुविधा हो, इंश्योरेंस की सुविधा हो, लोन की सुविधा हो, ये सारे हमारे भारतीय डाक जो है विश्व का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क वाला डाक विभाग है जी। 1,60,000 पोस्ट ऑफिस पूरे भारत में हैं। तो इन 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में से किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इन सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने किस तरह से अपने विभाग में इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे आपने अभी कहा कि जैसे जैसे दुनिया मॉडर्नाइज होते जा रही है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वैसे पर्सनल मेल्स भी कम होते जा रहे हैं। आजकल शादियों के कार्ड भी हम व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं। तो ग्रीटिंग्स कार्ड हुआ, पर्सनल मेल हुआ, शादियों के कार्ड हुए, वो जरूर कम हो गए, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने ई कॉमर्स पोर्टल्स को सामने लाया है। इन ई कॉमर्स पोर्टल्स के द्वारा जो है जनता है, ग्राहक है, वो कुछ सामान ऑर्डर करते हैं।
इन सारे सामान जो ऑर्डर होते हैं वो इंडिया पोस्ट के थ्रू कस्टमर्स को जाते हैं। जी। तो पार्सल का हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी ग्रो किया है। अभी मैं आपको हाल ही की बात बताता हूँ। 9 तारीख को इसी महीने की 9 तारीख को जी जी हमारे 11 सेंटर्स में अमेजन ने ही 3,10,000 पार्सल एक दिन में हमें दिए हैं, इसको पूरे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मध्य प्रदेश में ही इंदौर जीपीओ में हमने अमेजन के लिए स्पेशली एक सेंटर खोला हुआ है जहां से कि डाक वितरण होती है अमेजन पार्सल्स की। जी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए, जैसे जैसे समाज बदल रहा है हमने अपने आप को भी बदला है और हम बदलते समाज को, बदलते भारत को नई नई सेवाएं दे रहे हैं। तो नई नई सेवाएं डाक विभाग दे रहा है। यही कारण है कि विश्व डाक सप्ताह भी अभी चल रहा है और पूरे सप्ताह डाक विभाग कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है और कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने की मंशा डाक विभाग की और बेहतर सुविधाएं, सुगम सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, ये प्रयास है। लौटूंगा सर आपके पास, मेरे साथ सोनवाने जी भी हैं, उनके पास चलेंगे। धम्म दीक्षा की बात भी हम कर रहे हैं। और सर जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समानता का अधिकार तो दिया लेकिन वोटिंग का अधिकार दिया, और बड़ी बात यही है। और यहाँ पर ये चीज निकल कर भी आ रही है क्योंकि अब जो मतदान है वो होना है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। तो यहाँ पर बाबा साहब का जिक्र भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 14 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो धम्म दीक्षा दिवस भी रहेगा, तो उनके अनुयायी उनके पास जाएंगे भी। तो यहाँ पर आप जैसे कह रहे थे कि वोटिंग का अधिकार दिया, तो बाबा साहब एक तरीके से हम कहें तो एक जीवन शैली जीने का तरीका है अगर हम बाबा साहब को देखें जी। तो मैं वोटिंग के मामले में एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि जब संविधान की रचना हो रही थी जी, तो कुछ लोग ये चाह रहे थे कि केवल जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाए, उन्हीं को मतदान का अधिकार दिया जाए। लेकिन उस समय जो है बाबा साहब ने अपनी बात रखी। उस समय शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था। जी जी। शिक्षित लोग काफ़ी कम थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी को मतदान की अपनी बात रखी और संविधान सभा में उस चीज़ को पारित करवाया। महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिले, इस पक्ष में भी कुछ लोग नहीं थे। जी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत की सभी महिलाओं को, वंचित वर्ग को, शोषित को, पीड़ित को, गरीब को, सभी लोगों को मतदान का अधिकार का उसमें प्रावधान रखा और वो संविधान सभा में ये चीज़ पारित की गई कि मतदान का अधिकार जो है सभी को मिलना चाहिए। क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्याशी हरेक के पास जाते हैं, तो जो वंचित वर्ग है, गरीब है, दलित है, उसके पास भी जो प्रत्याशी है वो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा। एक मतदान का अधिकार मिलने से उस आदमी के इतना मूल्य बढ़ जाता है, तो उसको छोटे आदमी को भी, वंचित आदमी को भी बढ़ावा मिलता है मतदान के कारण। और मतदान एक ऐसा अधिकार है जिससे हम अपने पसंद की सरकार, अपने पसंद का प्रत्याशी, अपने पसंद के लोगों को हम लोग चुन के ला सकते हैं जो देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाए। ऐसे लोगों को हम चुनकर ला सकते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा अधिकार, मतदान का अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में इसका प्रावधान किया। और आज हम देखते हैं कि भारत के सभी लोगों को जी, जो बालिग हैं, युवा, उनको भी इसका अधिकार दिया है। और मतदान, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे निश्चित रूप से वोटिंग का जो अधिकार है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, ये बात सोनवाने जी बता रहे हैं। और बात सही भी है, जो समानता की बात हो रही है और लोकतंत्र के मंदिर में जो भी व्यक्ति पहुंचेगा, और इसमें हमारी भी आपसे अपील है कि मतदान ज़रूर करें। आने वाले समय में वोटिंग होना है और यहाँ पर आपको भी जाना है, और जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समानता का सभी को दिया है, तो मतदान आप भी अवश्य करें और लोगों को भी प्रेरित करें। सर मैं आपके पास लौटूंगा। डाक विभाग की बात भी हम कर रहे हैं, कैसे इंडिया पोस्ट मेरा दोस्त है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ दालमिया सर मौजूद हैं। पवन सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि चीज़ें यहाँ पर आपने कहा कि अब डाक विभाग में भी परिवर्तन हो गया है, डाक विभाग बदल गया है। अब पत्रों से बात डिजिटल लेन देन पर आ गई है, बैंकिंग सेक्टर की बात होने लगी है। इसके अलावा डाक विभाग का जो कॉमर्शियल एंगल है, जिसको हम कहते हैं कि पार्सल, इसका भी विस्तार हो रहा है। आप चर्चा भी कर रहे थे कि कई जो प्राइवेट कंपनीज आई हैं वो अब डाक विभाग के ज़रिए अपने पार्सल्स पहुंचा रही हैं। तो इन दोनों में मैं अलग अलग तरीके से अंतर समझना चाहूँगा। और जो आप बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे,
कैसे लोग डाक विभाग में अपना खाता खुलवा सकते हैं, या पहले की तरह ही डाक विभाग में जो डाकघरों में सेविंग अकाउंट्स खुलते थे वही प्रारूप है कि एक किताब लेकर आपको जाना होगा और वहाँ खाता खुलवाना होगा, या इसमें भी कुछ बदलाव किया गया? देखिए, मैं पहले आपको पार्सल से शुरू करता हूँ। जी अभी भोपाल में ही हमने तीन नए सेंटर्स खोले हैं। जी। एक आपका टीटी नगर पोस्ट ऑफिस है, जी दूसरा आपका भोपाल जीपीओ है, तीसरा रविशंकर नगर पोस्ट ऑफिस है। जी इन तीनों पोस्ट ऑफिसेस में हमने पार्सल पैकेजिंग यूनिट्स खोले हैं। इन पार्सल पैकेजिंग यूनिट्स में एक कस्टमर को क्या करना है, सिर्फ अपना जो पार्सल उसको जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे भेजना है उस पार्सल को लेके जाना है। बाकी उस पार्सल को पूरा पैकिंग करना, उस पार्सल को सीलिंग करना, उस पार्सल को टैंपर प्रूफ करना, वो सारा काम पोस्ट ऑफिस कर रहा है आज के दिन में। जैसे मैं आपको छोटी बात बता रहा हूँ कि वो जैसे एक प्लास्टिक फ्लायर है, तो प्लास्टिक फ्लायर जो है 5 रुपये से लेकर 7 रुपये में अवेलेबल है जी। कोरुगेटेड बॉक्स जो है वो अलग अलग साइजेस के अवेलेबल हैं, जी। 45 रुपीज़, 73 रुपीज़, 79 रुपीज़ में। जी। इन सारे पैकेजिंग मटेरियल को भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा जी। है। इनके साथ साथ इन मटेरियल्स को पैक करना, निश्चित रूप से सर बबल पैक रैप करने करना। आप पूरी बात आपकी सुनेंगे, हम दर्शकों को भी सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हेमराज जी आपका। जी सर। जी सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी बौद्ध धर्म क्यों और कब स्वीकार किया? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनवाने जी आपसे प्रश्न था जी। और सीधे तौर पर प्रश्न में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों और कब जो है धम्म दीक्षा ली, इस बारे में जानकारी चाह रहे थे हेमराज जी। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली, और जो उन्होंने संविधान में प्रावधान रखा समानता का और न्याय का, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बुद्ध धम्म से ही ली है। संघ प्रणाली जो है संविधान में वो बुद्ध धम्म की ही संघ प्रणाली है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि बुद्ध धम्म में कुछ ऐसे सिद्धांत है, कुछ ऐसे तत्व है जो देश में, जो समाज में समानता ला सकते हैं, न्याय ला सकते हैं, बंधुता ला सकते हैं, और स्वतंत्र भारत में लोग स्वतंत्र महसूस करें और वो अपने देश को तरक्की के लिए, समानता के लिए वो आगे बढ़ें, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। और इस धम्म में ऐसी विशेषताएं उन्होंने पाई कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसका और केवल एक ही उद्देश्य है कि जो दुनिया में दुखी प्राणी हैं, दुखी मानव है, वो सभी प्राणी कैसे सुखी हो जाए, इस बात का प्रयास बुद्ध ने किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही विशेषताओं को देखते हुए इस धम्म को अपनाया और इस धम्म की दीक्षा ली। जी निश्चित रूप से हमारे दर्शक हेमराज जी को उनके जिज्ञासा, उनके सवाल का जवाब मिला होगा। लौटूंगा सर आपके पास, हमारे साथ दालमिया सर भी लगातार मौजूद हैं। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे पार्सल के क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है। पार्सल पैकेजिंग यूनिट्स जो है इसी तरह से पूरे भारत में खोले गए हैं जी। इन पार्सल पैकेजिंग यूनिट्स में कस्टमर को पैकेजिंग मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं है, वो डाक विभाग प्रोवाइड करता है, उसके चार्जेस अलग अलग लेते हैं जी। अब जैसे आपने कहा कि बैंकिंग सेवाएं हम जिस दिन से ये पोस्ट डाक विभाग खुला है उस दिन से हम इस बैंकिंग सेवाओं को दे रहे हैं, लेकिन आज के दिन में अब हम पेपरलेस बैंकिंग भी हो गए हैं। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है जिसके जरिए कि पेपरलेस बैंकिंग आपको कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, आधार आपका नंबर दिया जाएगा और जो आईडीज प्रूफ होंगे बस उनका स्कैन कॉपीज, बाकी कोई भी पेपर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको बैंकिंग की सुविधा मिल सकती है। अब इन बैंकिंग की सुविधाओं में जो है हमने जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम है, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट है, मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन्स लोग के लिए भी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिर बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट है जी जी, फिर एनएससी केवीपी है। अभी इसी साल बजट में सरकार ने अनाउंस किया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। जी जी, तो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एक नया स्कीम हमारे पोस्ट डाक विभाग में आया है। हाँ। जिसके जरिए जो महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिलाओं को जो है 2 साल तक अपना डिपॉजिट रखना है, उसमें मैक्सिमम वो 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं और इनको जो है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 2.32 लाख रुपीस विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारी नए स्कीम्स और नए तरीके हम बैंकिंग सेक्टर में लेके आ रहे हैं डाक विभाग में। सर बात डिजिटलाइज की हो गई, लेकिन डिजिटलाइज के साथ एक वर्ड और जुड़ जाता है
डिजिटल फ्रॉड का। हाँ। तो यहाँ पर क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि पूरा हमने डिजिटल मीडियम ही रखा है, तो अगर किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है या कोई फ्रॉड होने की, क्योंकि हम कहते हैं सारे ऐप्स हैं ये सर्टिफाइड है, ये डाक विभाग का जो ऐप है या जो आईपीबी आप जो बोल रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो किस तरीके से काम करता है इस प्लेटफॉर्म पर, कितना सिक्योर है, और इसके साथ साथ अगर किसी को कोई परेशानी है तो यहाँ पर वो कैसे कंप्लेंट कर अपनी मदद कर सकता है? कि इसमें जो हमारा ऐप है वो जैसा आपने बताया कि सर्टिफाइड है, प्रूफ है, वो सब हम भी कहते हैं, लेकिन हम समय समय पे कस्टमर्स को मैसेज ही भेजते रहते हैं कि ऐसे जो भी आपकी हम बैंक की तरफ से कभी भी आपको कोई पिन नहीं मांगा जाएगा या बैंक की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं मांगा जाएगा। ये कॉशनरी मैसेजेस जो है हम समय समय पे अपने कस्टमर्स को भेजते रहते हैं। साथ ही साथ अगर किसी के साथ किसी कारण से ऐसा कुछ हो जाता है तो वो अपने सबसे नज़दीक पोस्ट ऑफिस में जा सकता है, जहां उसको अपने ब्रांच जहां पे उसने अकाउंट खोला वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नज़दीक पोस्ट ऑफिस है वहां जाके अपनी ग्रीवेंस को लिखवा सकता है, एक ईमेल कर सकता है, पोस्ट मास्टर से मिलकर अपनी बात बता सकता है, और फिर वो रेस्पेक्टिव जो उसका डिपार्टमेंट है वो उसको टेक ओवर करता है और जल्द से जल्द इस समस्या को उसको सुलझाया जाता है। सर ने बड़ी बात कही है कि डाक विभाग भी अब जो है पहले भी ये सुविधाएं देता था, लेकिन आईपीबी के ज़रिए अब यहाँ पर डाक विभाग बेहतर तरीके से सुविधा दे रहा है, और इसमें एक नई चीज़ भी जोड़ी गई है। तमाम वो चीज़ें सर इसमें, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें जोड़ी गई हैं और सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं यूपीआई पेमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, एनईएफटी की बात करें, यूपीआई की बात करें, और ख़ास तौर पर लोग छोटे छोटे जो सामान है वो भी अब स्कैन करके खरीद रहे हैं। तो ऐसी सुविधा भी ऐप में? हाँ, हमारे यहाँ ऐसी भी सुविधा है। हमारे आप डाक पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आप अगर पेमेंट कैश में नहीं करना चाहते, आप यूपीआई से स्कैन करके क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी अवेलेबल है। तो निश्चित रूप से तमाम सुविधाएं जो हम किसी प्राइवेट या अन्य बैंकों में देखते थे, अब वो पोस्टल बैंक्स में भी देख रहे हैं, और यही कारण है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका नाम रखा गया है। और आसानी से कितने पैसों में आप यहाँ खाता खुलवा सकते हैं ये भी हम समझेंगे। सर बात आती है कि कई बार अगर हमें क्या चेकबुक की आवश्यकता है तो ये तमाम फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, और कितने पैसे से कोई व्यक्ति यहाँ पर खाता खुलवा सकता है? देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में दो तरीके से खाता खुल सकता है। एक है नॉर्मल खाता जो कि आपका जीरो बैलेंस से खुल सकता है, तो आपको कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एक है प्रीमियम खाता। प्रीमियम खाता में मिनिमम आपका डिपॉजिट जो अकाउंट खोलते वक्त वो 200 रुपये लगते हैं, लेकिन ये 200 रुपये जो आप दे रहे हैं ये भी आपका एक हिसाब से रिफंडेबल है। इसको इसलिए समझिए कि जैसे आप 200 रुपये देके आपने प्रीमियम खाता खोल लिया, तो आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, तो आपको एक रिबेट मिलेगा। तो ये रिबेट जो है वो जो 200 रुपये जो आपने दिया है उसको कवर कर लेता है। तो एक हिसाब से ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट ही है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल सकता है, और प्रीमियम अकाउंट खोलने के लिए 200 रुपये मिनिमम डिपॉजिट देना पड़ता है। तो मिनिमम 200 रुपये डिपॉजिट करना होगा, इससे प्रीमियम खाता भी आपका खुलेगा और कई सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी जो बाय बैक 200 रुपये होंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, HK टॉक जी। यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है HK टॉक जी आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई पोस्टल सेवा के लिए। जी जी, सवाल पूछिए सर। हाँ, सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज के युग में पोस्टल सेवा कितना सक्सेसफुल हो रही है। जी, आपका सवाल कहीं ना कहीं। जी जी जी, पूछिए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता सर कि ये जो सेवा है आपकी पोस्टल सेवा जी कितना सर्वाइव कर पा रही है? मतलब आपका सर आशय सीधे तौर पर पत्रों से है? हाँ हाँ, जी 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 जी। सर पत्र की बात फिर से आई है, बदला मौसम ज़रूर है, लेकिन अभी भी लोगों के दिल में याद ताज़ा है। और पहले भी हम देखते थे जब डाकिया ये कहता था डाकिया डाक लाया, तो घर के बाहर लोग दौड़कर निकला करते थे। तो ये जो डाक का पैटर्न है, पत्रों का पैटर्न है, कितना बदला है? इसमें काफ़ी बदलाव आया है। देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, अब हम खुद ही अब देखेंगे तो हम चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दिए हैं। हम व्हाट्सएप से मैसेज कर देते हैं या फेसबुक में हाय बोल देते हैं, बर्थडे विश कर देते हैं। तो जरूर इसमें बहुत गिरावट आई है, पर्सनल मेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। लेकिन आज डाकिए का रूप चेंज हो गया। अब डाकिया पर्सनल मेल्स भले ही कम लेके जा रहा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, बैंक के चेकबुक्स हो, ये सब बहुत आजकल बढ़ गए। प्लस पार्सल्स वो ज़्यादा लेके जा रहा है। प्लस उसके साथ साथ अब हमने डाकिए को डाक बांटने के बजाय बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी बना दिया है। तो अब वो बैंकिंग का भी काम कर रहा है निश्चित रूप से। तो क्योंकि बदलता समय है, डाक जरूर कम हो गया है, लेकिन हमने उसकी यूटिलिटी को खत्म नहीं किया है, उस डाकिए की यूटिलिटी को, उस डाक विभाग की यूटिलिटी को, बल्कि उसको और मजबूत करते हुए उसको बैंकिंग का भी नया रूप दिया है। तो बैंकिंग का नया रूप भी जो है यहाँ पर डाक विभाग ने दिया है, जिससे लोगों को सुगम तरीके से
जो बैंकिंग सुविधाएं हैं मिल सकें। और दो बड़ी बातें दालमिया जी ने बताई हैं यहाँ पर कि एक तो ज़ीरो बैलेंस पर भी आपका खाता खुलेगा जो किसी निजी बैंक में नहीं खुल पाता, और दूसरा सारी सुविधाएं भी निजी बैंक की तरह आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो और तमाम जो सरकारी योजना है उसका लाभ भी यहाँ पर डाक विभाग के अंदर आप जो बैंकिंग का सुविधाओं का लाभ लेंगे उसके जगह यहाँ पर आपको उसका लाभ भी मिलेगा। हम बात धम्म दीक्षा की भी कर रहे हैं, धम्म दीक्षा की तरफ भी हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन हमारे साथ एक अपूर्वा जी भी जुड़ गई हैं, एक कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी। लगता है पूर्वा जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम धम्म दीक्षा की बात भी कर रहे हैं। सर, धम्म दीक्षा को लेकर एक चीज और है, धम्म दीक्षा ले तो ली लेकिन विश्व शांति की बात आजकल हर जगह हो रही है। हम देखते हैं कहीं भी जो चीजें हैं, जब तनाव होता है सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं तो अंबेडकर जी याद आते हैं, और अंबेडकर जी ने भी एक बड़ा संदेश दिया था विश्व शांति। जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी विश्व शांति का संदेश दिया था। जी बिल्कुल, संदेश दिया। तो लौटूंगा सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुषमा जी। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी। नमस्कार जी, मैं सुषमा कंसत राव बोल रही हूँ मऊ से। जी जी। मेरा एक सवाल है, ये है जी कि बाबा साहब का जो एक्चुअली बर्थ है वो मऊ में एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ था? दूसरा ये है बाबा साहब की जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और उन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल की है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब को बारीकी से जानना समझना चाह रही हैं। जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मऊ में जन्म हुआ है, और महू में जो मिलिट्री कैंप था जहां उनके पिताजी का घर था, तो उस घर में ही, उस सरकारी मकान में ही उनका जन्म हुआ था। और आज हम देखते हैं कि जहां एक्चुअल जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, उसी जगह पर बहुत बड़ा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक वहां हमारे सरकार ने वहां खड़ा किया है। और अनुयायी हर साल वहां 14 अप्रैल को वहाँ एक मेला लगता है स्मारक पे, और लाखों लोग वहाँ पूरे देश से, विदेशों से भी वहाँ लोग आकर उस मेले में शामिल होते हैं। और जैसा कि सुषमा जी ने पूछा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सतारा में हुई है, प्राइमरी स्कूल में हुई है। और उनको प्रारंभिक शिक्षा से ही, प्राइमरी शिक्षा से ही अपमान के घूंट सहन करना पड़ा है, क्योंकि उनको प्रारंभिक शिक्षा में ही उनको क्लास के बाहर बैठना होता था। क्लास के बाहर से ही उनको ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर्स लिखते थे वो उनको पढ़ना होता था। और कुछ सवाल ऐसे करते थे टीचर्स लोग, जो क्लास में बच्चे बैठे होते थे उनको उसका जवाब नहीं मालूम होता था, और डॉक्टर अंबेडकर क्लास के बाहर बैठने के बावजूद भी उन्होंने उसका इतनी जवाब शिक्षा देते थे। ग्रहण की। और सर यही कारण है कि इन तमाम चीजों को छोड़ते हुए उन्होंने एक पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ने का काम किया, और विश्व शांति की बात भी उन्होंने। मैं उनकी डिग्रियों के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने तो वैसे उनके पास काफ़ी डिग्रियां थी, लेकिन जो मुख्य डिग्रियां हैं जैसे एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बारेट लॉ, इतनी सारी डिग्रियों से वो सम्मानित थे। निश्चित रूप से सर, इतनी सारी डिग्रियों से वो सम्मानित हुए और पूरा विश्व उनकी शिक्षा के बारे में जानता है। और यहाँ पर विश्व शांति का संदेश भी उन्होंने दिया था। आपके पास लौटूंगा सर जी। हम डाक सेवाओं की बात भी कर रहे हैं कि कैसे डाक विभाग अब बदल गया है, कैसे यहाँ पर डाक विभाग अब लोगों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ दालमिया सर मौजूद हैं, निदेशक हैं मध्य प्रदेश डाक विभाग के। सर, आपसे ये समझना चाह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर की तो बात तो हो गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि अब इंश्योरेंस की बात भी हो गई। इंश्योरेंस में देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भारत का सबसे पुराना इंश्योरेंस है। 1884 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही ये पॉलिसी चल रही है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक है जो कि जिसको कि आज पहले जब ये पॉलिसी खुली थी तब ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉयज़ के लिए थी। फिर धीरे धीरे हमने इसमें बदलाव लाया, इसमें हमने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जोड़ा। लेकिन आज के दिन में कोई भी सिटीजन इंडिया का जो ग्रेजुएट है वो इस पॉलिसी को ले सकता है।
तो इतनी बड़ा हमने एक रिवॉल्यूशन इस पॉलिसी में लाया कि कोई भी ग्रेजुएट, भारत का कोई भी ग्रेजुएट इस पॉलिसी को ले सकता है और इस पॉलिसी में बहुत अच्छा बोनस होता है। प्लस जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे हैं उनके लिए हमने एक अलग पॉलिसी लेके आई है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग पॉलिसी है, शहरी क्षेत्र के अलग पॉलिसी है। ये तो हो गया जो भारतीय डाक विभाग का है। वहीं पे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, पूर्वा राय जी। बहुत बहुत स्वागत है पूर्वा जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जी सवाल पूछिए। जी, मैं सोनालिया जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे भारत के इतने बड़े एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि अंबेडकर साहब ने हमारा आज उन्होंने हमें इतने रूल देकर गए कि आज मुझे लगता है कि हम 75 साल बाद भी उन्हीं नियमों पर चल रहे हैं। लेकिन क्या अगली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनको इन नियमों पर चलना सिखाना चाहेंगे? जी सोनालिया। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत ही अच्छा संविधान जिसमें तमाम नियम कायदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान इस देश को सौंपा था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, तो उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अच्छा साबित होगा, और अगर उसको चलाने वाले, सत्ता में बैठने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। जी। तो संविधान में जो नियम कायदे हैं वो देश की प्रगति के लिए हैं, नागरिकों की प्रगति के लिए हैं। अब ये हम लोगों पे, नागरिकों पे, सत्ता में बैठे लोगों पे निर्भर करता है कि हम इस संविधान का कैसे सदुपयोग करें और आने वाली पीढ़ी को हम कैसे देश की मुख्य धारा में जोड़ें। तो युवकों को भी हम मुख्य धारा में जोड़ें। तो सबसे पहले तो यह है कि संविधान की जानकारी आम नागरिकों को नहीं है, इसलिए भी उस संविधान के नियम कायदों का हम लाभ नहीं ले पाते हैं। जी जी। उसका बहुत सारा जानकारी नहीं होने से बहुत सारे फायदे हम नहीं ले पाते हैं। इसलिए सारे लोगों को चाहिए कि जैसे अपने अपने धर्म ग्रंथों का लोग अध्ययन करते हैं, घरों में पढ़ते हैं, इसी प्रकार संविधान भी हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। हर घर में संविधान की एक प्रति होनी चाहिए और उस संविधान में हमारे हक अधिकार क्या है, इस बात का हमें उसको अध्ययन करना चाहिए। और संविधान में जो हक अधिकार है उसके साथ साथ हमारे नागरिकों के क्या कर्तव्य है, देश के प्रति अधिकार हक के साथ साथ हमारे क्या कर्तव्य है, इसको भी हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे हम देश की प्रगति कर सकते हैं, देश की उन्नति कर सकते हैं। निश्चित रूप से देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। सर रोक रहा हूँ आपको, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, भीमराव जी। बहुत बहुत स्वागत है भीमराव जी आपका। भीमराव जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ हाँ जी सवाल पूछिए सर। हाँ, सवाल पूछता हूँ मैं। जी जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लाखों अनुयायियों का समर्थन प्राप्त होता है। जी। ये दलितों के मसीहा थे। ये वो लोग थे जो डॉक्टर बाबा साहब को अपना भगवान महापुरुष मानते थे। डॉक्टर बाबा साहब जैसे व्यक्ति को लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करना पड़ा? जी जी। दुनिया में अन्य और भी धर्म थे जिन्हें वे अपना सकते थे। निश्चित रूप से बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस बात की सवाल जो है यहाँ पर भीमराव जी पूछ रहे हैं सोनाने जी। भीमराव जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसलिए बुद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि उस समय वर्तमान में जिस समाज व्यवस्था में वो जी रहे थे जी, वंचित लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग जिस व्यवस्था में सांस ले रहे थे, उस समय जातिवाद अपने चरम पर था। वंचित लोग, पीड़ित लोग काफ़ी दुखी थे, उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे और उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता था, स्वाभिमान से वो जी नहीं पाते थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस समाज व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें सभी मानवों का सम्मान न हो, सभी मानवों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार न हो और उनको इंसान से भी बदतर समझा जाता हो, ऐसी समाज व्यवस्था में, ऐसी सड़ी गली व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की शरण लिया। और चूंकि बुद्ध धम्म में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता समाहित है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म की शरण ली और जो शोषित पीड़ित समाज था उसको भी धम्म दीक्षा दी। धम्म दीक्षा दी और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, ये सोनवाने जी बता रहे हैं। हमारे साथ डाक विभाग के दालमिया जी भी हैं, निदेशक हैं मध्य प्रदेश डाक विभाग के। सर, आपसे मैं इंश्योरेंस की बात समझ रहा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे डाक विभाग काम कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस में शहरी लोगों के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, जिसमें कि कोई भी ग्रेजुएट जो है वो उस पॉलिसी को ले सकता है। गांव के लोग, ग्रामीण लोगों के लिए रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। वहीं पे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है वो एक्सीडेंटल कवर देता है। बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी है, उसका नाम है ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी जी। ये पॉलिसी जो है 10 लाख रुपए तक का आपको कवरेज देती है। अगर एक्सीडेंट होने के कारण किसी की डेथ हो जाती है तो मिनिमम जो प्रीमियम इसका है वो 399 रुपीज़ है। 399 रुपीज़ प्रीमियम में 10 लाख रुपीज़ का कवरेज देता है। उसमें डेथ होने पे 10 लाख रुपए मिलते हैं, प्लस 2 बच्चों के लिए 1 लाख रुपए तक का एजुकेशन देता है, प्लस 5,000 रुपया क्रियाक्रम के चार्जेस देते हैं, प्लस 25,000 रुपया जो है वो आने जाने का किराया देता है अगर परिवार को आना जाना पड़ रहा है उस क्रियाक्रम करने के लिए या जो भी। और अगर मान लीजिए डेथ नहीं भी होता है और हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ होता है तो 30,000 ओपीडी चार्जेस देते हैं, 60,000 अगर एडमिट होता है तो। प्लस इसके साथ एक्सीडेंटल कवरेज तो देता ही है, प्लस ये डिसेबिलिटी कवरेज भी देता है। अगर परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तब भी 10 लाख का कवरेज है जी। तो ये बहुत ही कम लो प्रीमियम में बहुत ही हाई कवरेज दे रहा है। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी भी चल रही है। तो इसका नाम है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी का नाम है ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी। तो ये पॉलिसी भारत के किसी भी डाकघर में आप जाके इसको ले सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये हो गया ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी। वहीं पे एक और पॉलिसी हॉस्पी कैश जी। हॉस्पी कैश पॉलिसी जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक हिसाब से देता है। जैसे कि आपको मान लीजिए ये भी लो प्रीमियम है जी, 1,000 रुपया आप ले 1,000 रुपया 20 दिन तक का एनुअल कवरेज जी। इसमें आपको मिनिमम जो प्रीमियम पे करना है वो 299 रुपीज़। प्लस इसमें और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसमें कि कैंसर जैसे बीमारी को भी कवर किया गया है निश्चित रूप से। तो हॉस्पी कैश और गार्ड एक्सीडेंटल गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये 2 नई पॉलिसीज हमने इस हमारे डाक विभाग के जरिए लाया है। तो नई पॉलिसी भी लेकर आए हैं, तो मतलब यहाँ जीवन बीमे की बात भी अब डाक विभाग कर रहा है और कई सारी जो सुविधाएं वो इसके जरिए यहाँ पर दे रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सोनिका जी मंडीदीप से। बहुत बहुत स्वागत है सोनिका जी आपका। जी सवाल पूछिए जी। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी सवाल पूछिए जी। नमस्कार, सोनिका जांगले बोल रही हूँ भोपाल से जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान दिया जी, वो इतने बड़े शिक्षित व्यक्ति थे जी, ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा उन्हें? जी सर, सवाल वही है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी और बात पूरी कीजिएगा जी। जी देखिए, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी दुनिया के नंबर 1 विद्वान थे जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज की पदवी दी है। विश्व उनको जानता है, ज्ञान का प्रतीक है वो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इतने शिक्षित व्यक्ति होने के बावजूद भी उनको जगह जगह पर, हर जगह पर उनको अपमान सहना पड़ता था जातिवाद के कारण। तो उनको एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस समाज व्यवस्था में नहीं रह पाऊंगा जी। जब मैं इतना शिक्षित हूँ, मेरी ये दशा है, मुझे अपमान के घूंट पीना पड़ते हैं, मैं स्वाभिमान से जी नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो वंचित पीड़ित लोग हैं वो कैसे जीते होंगे, उनकी दशा कैसे होगी। तो उनकी दशा सुधारने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म की शरण ली और बुद्ध के धम्म में वो दीक्षित हो गए। जी जी निश्चित रूप से। और यही कारण रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद समानता के लिए काम किया। और यही कारण बड़ा भी है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा भी लगाई गई है और आज भी जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर समानता के लिए याद करते हैं।
और हम बात करेंगे डाक विभाग की भी। हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे और निदेशक मध्य प्रदेश डाक विभाग के हमारे साथ हैं पवन दालमिया जी। सर, आपसे जैसे कि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, कई सारी पॉलिसीज़ लेकर आए, इसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो बच्चियां हैं या छोटे छोटे चिल्ड्रंस प्लान्स हम देख रहे हैं, कई प्राइवेट सेक्टर्स वाले बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। ऐसी कोई प्लानिंग डाक विभाग ने भी की है? डाक विभाग में भी है। जैसे आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जी। इसमें चिल्ड्रन पॉलिसी भी है। चिल्ड्रन पॉलिसी जैसे इसमें है, तो इसमें जो पॉलिसी लेना होता है तो वो पेरेंट्स को लेना होता है जी। इसमें भी बीमा कवर दिया जाता है। प्रवेश आयु जो बच्चों की है वो 5 से 20 साल के बच्चे इसको ले सकते हैं। और बीमा राशि की जो सीमा है वो 2 लाख तक की सीमा है। 20,000 से 1 लाख तक की सीमा है। और इसमें मेडिकल बच्चों के लिए कोई मेडिकल नहीं होता है। हाँ। तो ये और इसमें लोन भी ले सकते हैं, सरेंडर की भी सुविधा अवेलेबल है। तो ये पॉलिसी शहरी लोग भी ले सकते हैं और ग्रामीण लोग भी ले सकते हैं जी। और जहाँ तक बात रही सिर्फ बच्चियों के लिए, तो सुकन्या समृद्धि भारत सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है बच्चियों के लिए खोला है। तो 10 साल से कम उम्र की बच्चियां जो हैं उनके अभिभावक जो है इन खातों को खोल सकते हैं। इसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। और इसमें बच्चियों का भविष्य सिक्योर करने के लिए भारत सरकार ने खास करके इसको बच्चियों के लिए ये स्कीम को लेके आया है। सर, अगर सुकन्या की जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो युवाओं के लिए भी कोई है क्या? युवाओं के लिए खासतौर पर हम देखते हैं एजुकेशन लोन की आजकल बहुत ज़रूरत पड़ रही है, और अगर एजुकेशन या पर्सनल लोन लेना चाहे कोई डाक विभाग से तो इसकी सुविधा भी आप देते हैं क्या? पर्सनल लोन लेना हो तो आप लोन ले सकते हैं डाक विभाग से? हमारा जो पेमेंट्स बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, उसके जरिए हम पर्सनल लोन भी देते हैं थ्रू थर्ड पार्टी टाई अप। जैसे कि HDFC के साथ हमारा टाई अप है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ टाई अप है। तो उन टाई अप्स के जरिए जो है हम इस पर्सनल लोन को देते हैं कस्टमर्स को। जी। तो यहाँ पर डाक विभाग लोन की सुविधा भी देता है, कम ब्याज दर पर लोन भी मिलेगा। सर, और एक बड़ी बात और आती है सर, फिक्स्ड डिपॉजिट। हम देखते थे आजकल तो बहुत सारी स्कीम्स आ गई, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट की भी बात आती है। तो इस पर किस तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट अब होता है? क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है, ऐप के ज़रिए आपको सारी चीज़ें करना है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर कितना ब्याज मिलता है और दूसरे बैंकों से और क्या ज़्यादा सुविधाएँ अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर मिल रही हैं? जैसे आपने कहा ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग, तो आज डाक विभाग में भी ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप फिक्स डिपॉजिट सारा चीज खोल सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में हमारे पास जैसे है टाइम डिपॉजिट है, मंथली इनकम स्कीम है, PPF है, NSC है और KVP है जी। तो इन सब में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट में 1 वर्ष के लिए जो है 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 वर्ष के 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं पे NSC जो है वो 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 5 साल के लिए जी। फिर उसके बाद जो सेविंग्स बैंक हमारा है उसमें 4% इंटरेस्ट रेट पर ईयर का होता है। और जो RD अकाउंट है उसमें अभी भारत सरकार ने उसको बढ़ाया है, तो 6.7% कर दिया है। अभी उसको हाल ही में 10-15 दिन पहले ही बढ़ाया गया उसको जी। फिर उसके बाद जो PPF अकाउंट है उसमें 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसान विकास पत्र में 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो और सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा है 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। सुकन्या में 8% मैंने आपको बताई, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग स्कीम्स में ये अवेलेबल है। और बैंकिंग के मुकाबले भी ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हमारे रेट्स हैं। सबसे मेन बात है कि देखिए ये भारत सरकार का इसमें थप्पा लगा हुआ है, तो ये पैसा आपका कंप्लीटली सेफ है जी। निश्चित रूप से एक विश्वास की भावना मन के अंदर रहती है। तो डाक विभाग अब सिर्फ पत्रों का काम नहीं करता, कभी कभी सुनने में लगता है पुराना विभाग है, लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर में भी डाक विभाग काम कर रहा है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस का भी जो काम है वो भी आपको इंश्योरेंस की सुविधा भी डाक विभाग के जरिए मिल रही है। और हम और चर्चा करेंगे सर से, समझेंगे। दर्शकों, ये फ़ोन इन सजीव कार्यक्रम है, यहाँ पर आप जो है सीधे कॉल करके, टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स दिखाई जा रहे हैं, उस पर आप कॉल करके सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, भोपाल का कोड है 0755, नंबर नोट करिएगा 2660049। ये जो है इस टेलीफोन नंबर पर आप संपर्क कर सीधे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी लिख लीजिए आप 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे,
हम दम दीक्षा की बात भी कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, और सोनवाने जी के पास चलेंगे, समझेंगे कि कैसे अम्बेडकर जी ने समानता के अधिकार की बात तो की, लेकिन शिक्षा पर खासा जोर दिया, और यही कारण रहा कि शिक्षा में जो बदलाव हुए हमने वो देखे। तो ये समझना चाहेंगे सर सोनवाने जी, शिक्षा को लेकर हमने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत काम भी किया और समानता के साथ सभी बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ सकें, इसके लिए उन्होंने ना संदेश देने का तो काम किया ही किया, लेकिन समाज को जागृत भी किया। जी देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे जी कि देश को, देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए केवल और केवल एक ही ऐसा हथियार है, एक ही ऐसा माध्यम है, एक ही ऐसा साधन है शिक्षा, जिसके माध्यम से व्यक्ति, नागरिक, देश, समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने स्वयं भी एजुकेशन को समझा, उच्च शिक्षण प्राप्त किया, और आज उनको, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि उनको ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज की उनको पदवी मिली है। तो बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, और जो वंचित वर्ग था विशेषकर उन्होंने उसको शिक्षित करने के लिए संविधान में प्रावधान किए कि इनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकारी स्कूल खुलने चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज सरकारी स्कूलें करीब करीब बंद होने जा रही है, स्कूलों का भी निजीकरण हो चुका है। जी, समस्या जरूर है, स्कूलों का निजीकरण हुआ, ऐसी बात सोनवाने जी कह रहे हैं, लेकिन सर शिक्षा को लेकर जो मन में अलग जगी, हमने देखा कि पहले जो एक तबका ऐसा होता था या गरीब वर्ग होता था जो शिक्षा से जुड़ नहीं पाता था, लेकिन अब सरकार भी कोशिश कर रही है, और बाबा साहब ने भी यही बात कही थी कि बच्चों को शिक्षा से जुड़ना जरूरी है, तभी जाकर समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सकते हैं। जी, तो जो वंचित वर्ग है उनमें से काफी कुछ लोग इस शिक्षा को समझे हैं, शिक्षा हासिल करके वो कुछ अच्छे पदों तक पहुंचे हैं, कुछ अच्छे जॉब भी कर रहे हैं शिक्षा जिन्होंने हासिल की है। और जो ग्रामीण भारत हम देखते हैं, आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिक्षा का ग्रामीण भाग में अभाव है, क्योंकि जैसी चाहिए वैसी व्यवस्था हम उनके लिए नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए शिक्षा की ओर उनका रुझान नहीं है ग्रामीण भारत का। इसलिए हमें सब मिलकर प्रयास करना होगा, सरकार को हमें भी मदद करनी होगी कि हम ग्रामीण भाग में भी शिक्षा को बहुत अच्छा साधन जुटाए वहाँ। निश्चित रूप से सर, ग्रामीण भारत में भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, अम्बेडकर जी के जो विचार थे उनको पहुंचाना होगा, और जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको शिक्षा से जोड़ना होगा। जब भी जाकर जब वो शिक्षा से जुड़ेंगे तो समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ सकेंगे। सो लौटूंगा आपके पास, हम डाक विभाग की बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से डाक विभाग में बदलाव आया, कौन कौन सी डाक विभाग सेवाएं देता है, हमने बैंकिंग सेक्टर की भी बात की, इंश्योरेंस की भी बात की, लेकिन एक खास चीज़ और है जो हेल्प डेस्क होती है। हम देखते थे पहले पोस्टमैन को हम डाक मित्र भी कहा करते थे कि डाक मित्र डाकिया डाक लाया, लेकिन अब डाकिया पैसे भी लेकर आता है। कैसे लेकर आता है वो हम दालमिया जी से समझेंगे। सर, डाकिया पहले डाक लेकर आता था, लेकिन अब पैसे भी लेकर आता है, ये क्या कंसेप्ट है डाक विभाग का? कि ये हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है उसके जरिए एक फैसिलिटी हम देते हैं सभी नागरिकों को। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसको शॉर्ट में AEPS कहते हैं। तो जो भी बैंक्स NPCI से रजिस्टर्ड है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी बैंक्स रजिस्टर्ड है और किसी भी कस्टमर का खाता उन बैंक्स में है, तो वो डाकिये के जरिए जो है, जैसे डाकिया ATM की तरह भी आजकल काम करता है, तो उसके पास एक हैंडल डिवाइस है, उसके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस है। तो किसी भी कस्टमर को अगर पैसा चाहिए तो हमारे 2 नंबर्स हैं, एक टोल फ्री नंबर है, एक नजदीक के पोस्ट ऑफिस का भी नंबर है, और पोस्टमैन को भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें इतने तारीख को इतना पैसा चाहिए बोल के, तो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से वो पैसा ला के आपको दे सकता है। ये कंप्लीटली सुरक्षित है, क्योंकि इसमें आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जब मिलेंगे तभी आपको पेमेंट हो पाएगा, और आधार नंबर से अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक है तो। और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डोर स्टेप बैंकिंग है, इसके लिए कोई चार्जेस किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात सर ने यहाँ कही है, डोर स्टेप बैंकिंग है, मतलब कोई चार्ज आपको यहाँ नहीं देना है। महाराष्ट्र से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। जी कमलेश जी, सवाल पूछिए।
दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे कमलेश जी से। सर, आप यहाँ पर बात कर रहे थे डोर स्टेप बैंकिंग की, घर पे ही आपको तमाम जो पैसा है आपके खाते में है, तो सर ये सिर्फ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता होने पर ये सुविधा मिलेगी या किसी भी बैंक में? किसी भी बैंक में, जो भी बैंक्स नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं, उन सभी बैंक्स में, सभी बैंक्स के अकाउंट से ये पैसा निकाल के दिया जा सकता है कस्टमर को। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही आपका पैसा निकलेगा, आपको इमीडिएट मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना रुपया डिडक्ट हो गया है। तो इसमें कोई फ्रॉड होने के चांसेस, और क्योंकि ये बायोमेट्रिक से है, आधार लिंक्ड है, तो इसमें आपके ही फिंगरप्रिंट से ये हो सकता है, तो इसमें कोई फ्रॉड होने के चांसेस भी नील हैं। तो बहुत ही सेफ तरीके से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पोस्टमैन एक मूवेबल एटीएम की तरह काम करके आपको पैसा डोर स्टेप पे दे सकता है। तो आपने भी एक बात कही थी कि निःशुल्क ये सुविधा है, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए है या अन्य बैंकों के लिए? अन्य बैंकों के लिए भी है। और इसमें कोई लिमिट भी रखी है क्या सर, कि कितने लिमिट तक पैसे आप निकाल सकते हैं? हाँ, जैसे एटीएम का लिमिट है, वैसे ही इसमें एक लिमिट है कि 10,000 रुपए तक का एक बार में, एक सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए तक का हो सकता है। और जैसे एटीएम्स में लिमिट्स होते हैं कि किस शहर में 3 ट्रांजैक्शन फ्री है, किसी में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, तो उसी तरीके से ये भी है। इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि पोस्टमैन जो है एक मूवेबल एटीएम है और डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड करता है। तो कैसे संपर्क करना है इसके लिए? क्या कोई एक आपने हेल्प डेस्क बनाई है या व्यक्ति को नज़दीकी डाकघर जाके संपर्क करना होगा पोस्टमैन से? क्या प्रक्रिया अपनाई इसमें प्रक्रिया जो है 3 प्रक्रिया है। देखिए, एक, क्योंकि डाकिया आपका पहचान वाला होता है, वो आपके कॉलोनी में हर दिन आता ही है, तो आप डाकिये से भी डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें कल इतनी तारीख को इतने बजे इतना पैसा चाहिए, तो वो ला के दे देगा। सेकेंड, आप नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में भी कह सकते हैं। थर्ड, हमारा एक टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर पर भी आप कह सकते हैं कि हमें इस इतने पैसे की ज़रूरत, अपना रिक्वेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, फिर वो आपको पैसा दे देगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सुविधा यहाँ पर डाक विभाग अब लोगों के लिए लेकर आया है, मूवेबल एटीएम, यानी डाकिया। अब डाकिया सिर्फ डाक नहीं लेकर आता, पैसे भी लेकर आता है, और इस पैसे के जरिए आप यहाँ पर सीधे तौर पर आप उसका लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश से एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, साधना जी। बहुत बहुत स्वागत है साधना जी आपका। जी सर, नमस्ते सर जी। सवाल पूछिए सर। मेरा ये सवाल है कि जैसे हम एनएससी करवाते हैं जी, तो उस समय का जो हमारा ब्याज दर होता है जी, तो क्या वो फिक्स होता है कि उसमें घटता भी बढ़ता है? 5 साल के लिए होती है, तो क्या उसी समय वाला ब्याज दर हम लोगों को मिलता है कि मतलब उसमें बढ़कर या घटकर कुछ मिलता है? जी दालमी जी, आपसे सवाल। ये जो जब आपने अकाउंट खोला था, उस वक्त जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा पूरे जितने पीरियड तक वो अकाउंट आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। अगर कम हुआ तो कम नहीं मिलेगा, बढ़ा तो बढ़ा नहीं मिलेगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने अकाउंट खोला था, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा। जी, आपको आपके सवाल का और कोई सवाल है आपके पास? लगता है फोन संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि लगातार जो लोग हैं वो बैंकिंग सेक्टर का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पर हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। सोनाने जी, आपसे भी एक चीज़ समझना चाह रहा था। जी। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब जी ने काम किया और काफ़ी समाज को जोड़ने का काम किया, लेकिन एक चीज़ पर और बाबा साहब ने जोर दिया था, राष्ट्रभक्ति, कि हम रोज़ाना अपने लिए तो कुछ ना कुछ करें, सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के विकास को लेकर भी हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए। मतलब हमारा पारिवारिक दायित्व होने के साथ साथ राष्ट्र प्रेम होना भी जरूरी। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी, क्योंकि सबसे ऊपर सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है। शिक्षा के साथ साथ, समानता के साथ साथ, हम अपने हक और अधिकारों के साथ साथ देश प्रेम को, राष्ट्र प्रेम को भी सामने रखें। निश्चित रूप से सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राजेश बागमारी जी भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। जी नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया और उसका पुनरुत्थान कैसे किया? जी देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस धम्म को क्यों अपनाया, हम 2-3 बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। जी। क्योंकि उसमें समानता, न्याय, बंधुता, ये सारी चीजें हैं। इसलिए बुद्ध का धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनाया। निश्चित रूप से। लेकिन उसको पुनरुत्थान के लिए, जैसे हम बात करते हैं
सम्राट अशोक की एक बार पुनरुत्थान उस समय हुआ जब सम्राट अशोक ने अपने हथियार डाल के और इस शांतिवादी धम्म को अपनाया और पूरे भारत में पूरा उन्होंने इस धम्म को देश में फैलाया। और उसके बाद सम्राट अशोक के बाद जो पुनरुत्थान है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा लेकर। जी बिल्कुल सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। एक और कॉलर जुड़ गए दिल्ली से, राजेंद्र जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। जी मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। जी जी। चारवाक से लेकर के बाबा साहब तक कईयों ने उस धर्म को छोड़ा जिस धर्म को रहते थे जी, लेकिन बाबा साहब के अलावा जितने भी हुए चारवाक से लेकर के कबीर साहब या सिख धर्म तक, उन्होंने अपना विचार आगे बढ़ाया, किसी अन्य धर्म को अब नहीं अपनाया जी। तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? और अगर किया ही तो बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे जी जी। और बौद्ध धर्म में आने के बाद में वो न्यू बौद्धिस्ट कहलाए। हो सकता है कालांतर में ये भी मजहबी सिख की तरह की इनका हल ना हो जाए। ये दो प्रश्न मेरे हैं। जी जी बिल्कुल, कार्यक्रम में समय कम है, आपके सवाल का भी जवाब हम आगे लेंगे और आगे भी इस तरीके से हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान आप हमारे साथ जुड़े। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।